हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है वोकैबुलरी का डेली डोज। डे है डे 40 यानी 40वां दिन। ओके, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे। आज के जो वर्ड हैं वो 391 से 400 वर्ड के बीच यानी 10 वर्ड। और ये जो वर्ड्स हैं ये सारे एग्जाम में आपको मदद करते हैं। CHSL, CGL, CPU, स्टेनो, जेई, बैंक क्लर्क, MPS, IGL, प्रति कंबाइंड सिलेबस है वोकैबुलरी का। आपको एक्स्ट्रा कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और कोई वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वोकैबुलरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं 120 दिन का मैंने कंप्लीट कोर्स पैकेज डिज़ाइन किया है YouTube चैनल पर, कि स्टूडेंट को भटकना ना पड़े। रोज़ सुबह 9 बजे उन्हें एक वीडियो मिल जाए, वो चाय पीते पीते उस वीडियो को देख लें और सीख लें उनके एग्ज़ाम में आने वाले वर्ड्स। एक आदत बना लीजिए, रोज़ वर्ड मुझे देखने हैं और कोशिश करिए उनके नोट्स भी बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के दिन परेशान ना होना पड़े। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज के वर्ड्स और स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। पहला वर्ड एस्कॉर्ट। ओके, एस्कॉर्टिंग का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा कई बार। जैसे हमारे देश में किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए और वो राष्ट्रपति भवन में आते हैं तो कई बार उनके सम्मान किया जाता है, तो वो चलते हैं पैदल एक रेड कारपेट पर। उसके बगल में हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं। अब इनके पीछे आप देखोगे सैनिकों का एक छोटा सा दल चलता है और कभी आगे भी चलता है। तो ये जो लोग हैं और ये जो लोग हैं ना, इन्हें कहते हैं एस्कॉर्ट करना। इन्हें क्या बोलते हैं? एस्कॉर्ट। ये मार्ग रक्षण करते हैं। बेसिकली ये दो कारणों से किया जाता है। अकम्पनी अ पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के साथ चलना, या तो एक रीज़न होगा सिक्योरिटी का कि भाई कोई हमला ना कर दे, या एक होता है ऑनर यानी सम्मान के लिए। भाई राष्ट्रपति अकेले, मान लेते हैं जैसे हमारे शहर में राष्ट्रपति आए तो आप देखोगे राष्ट्रपति का एक काफिला आता है पूरा का पूरा, है ना। कारकेड कहते हैं उसको। जैसे उनकी कार जा रही होगी, आगे 2-3-4, पीछे 2-3-4 कार चल रही है, इसे क्या बोलते हैं? कारकेड, CARCAD। तो कारकेड चल रहा है। कारकेड दो रीजन से है, सिक्योरिटी और ऑनर, तो उसे कहते हैं एस्कॉर्टिंग करना। जबकि इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है अबेंडन यानी त्याग देना, डेजर्ट यानी त्याग देना, छोड़ देना। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। बैंड, बंद से याद कर लो, बंद मतलब बैन को भी याद कर लो, इन सब का मतलब बंद करना होता है। ठीक है, तो एस्कॉर्ट यानी अकम्पनी अ पर्सन आइदर टू गिव हिम सिक्योरिटी और टू गिव हिम honor, whereas the antonym of the word is abandon or desert. I think you got the word. चलिए next on, let's move on to the next word. एस्पाइनेज, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा। एस्पाइनेज नहीं सुना तो आप बीच में एक शब्द पे नज़र मारिए, SPI। ये SPY कर लो। स्पाई करना मतलब होता है जासूसी करना। स्पाई और डिटेक्टिव इसी के फॉर्म है। तो एस्पाइनेज करने का मतलब होता है जासूसी करना, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है अलर्ट। देखो, जासूसी, आपके ग्रुप में रहकर कोई आपकी जासूसी कर रहा है, इसका मतलब आप बेखबर हो, आप अलर्ट नहीं हो। जबकि इसका ऑपोजिट है, अगर आप अलर्ट हो तो कोई आपकी जासूसी नहीं कर पाएगा। सो एस्पाइनेज, स्पाई और डिटेक्टिव हो सकता है, जबकि एंटोनिम होता है अलर्ट। बी अलर्ट सो दैट पीपल, एनीबडी कैन नॉट स्पाई यू। ओके, गॉट द आइडिया। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। इथिनोलॉजी। इथिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ मैन, मतलब मनुष्य की प्रजाति का अध्ययन, कि भाई ये मनुष्य कौन सी प्रजाति का है। अगर आप मनुष्यों को भी देखें ना तो इंडिया में लोग, उनकी कदकाठी थोड़ी कम होती है। आप अफ्रीका जाओगे तो उनका कलर डार्क होता है और हाइट ज़्यादा होती है। यूरोप की तरफ आओगे, हाइट भी ठीक होती है, रंग गोरा होता है। नेपाल, भूटान या पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे तो नाक चपटी, आँख छोटी। ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये भी तो मनुष्य की एक प्रजाति है ना। कौन सी प्रजाति का मनुष्य, तो इसकी भी अध्ययन किया जाता है, उनका एवोल्यूशन का अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ मैन यानी मानव जाति विज्ञान, मानव जाति का अध्ययन। और वैसे भी एक बात याद रखिए, जिस भी शब्द के अंत में लॉजी आए, क्या है, जिस भी शब्द के अंत में लॉजी आता है उसका मतलब अध्ययन से होता है या उस चीज के ऊपर रिसर्च करने से होता है। गॉट द आइडिया। तो इथेनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ मैन। आई थिंक ये अच्छे से बन गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इटिमोलॉजी। ओके, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स मतलब कोई शब्द
कैसे इजाद हुआ, कोई शब्द कैसे बना, उसका अध्ययन। अब जैसे इंग्लिश में मैं कई बार आपको बोलता हूँ रूट वर्ड से पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट पूछते भी हैं सर आप रूट वर्ड से नहीं पढ़ाते हो। ये रूट वर्ड होता क्या है पहले समझते हैं। ये जो इंग्लिश भाषा है ना, इसको मैं एक मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। इंग्लिश भाषा का जो आज इंग्लिश भाषा हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली पहले जो ब्रिटेन और उसके आसपास के क्षेत्र थे, बेसिकली ब्रिटेन के अंदर के जो गांव के क्षेत्र थे ना, वहाँ ये वाली भाषा बोली जाती थी, सैक्सन भाषा, SAXON, सैक्सन या ज्यूटास भाषा होती थी, ये उनकी प्रजाति के लोग बोलते थे। ये जो भाषा बनी, ये जनरली मिलजुल कर बनी, इसमें काफ़ी सारा सम्मिश्रण हुआ है चीज़ों का, जैसे लैटिन वर्ड का हुआ LATIN लैटिन, या ग्रीक वर्ड आपने कई बार सुने होंगे। लैटिन वर्ड जो है ना वो लैटिना या इटालियन, ITALIAN, इटालियन या इटली, तो इटली या रोम में जो भाषा थी। इसके बाद ग्रीक जो आज का ग्रीस देश है, यहाँ की जो भाषा हुआ करती थी, इसका भाषा, ये भाषा यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ के आसपास की जो कंट्री हैं, इन सब कंट्रीज़ की भाषा थोड़ी थोड़ी मिलकर जब भी ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन जाते थे या वहाँ के लोग इधर आते थे, या फिर धीरे धीरे उस कंट्री पे भी हमले वगैरह हुए, तो लोगों का आना जाना हुआ ग्रीक से, लैटिन से। तो जो भाषा जी थी ना, वहाँ की जो सेक्शन या ज्यूटास थी, उस पर ये वाली भाषा लैटिन का, ग्रीक का सम्मिश्रण होता चला गया, और जो भाषा है वो चेंज होती चली गई। और आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी भाषाओं का सम्मिश्रण है। तो अब इसमें क्या होता है, इटिमोलॉजी में हम क्या करते हैं, इटिमोलॉजी में हम ये सीखने या पढ़ने की कोशिश करते हैं या ये अध्ययन करते हैं कि भाई ये शब्द कहाँ से बना या कैसे आया, इसको बनाया कैसे गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 सेकेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आया फोनस, PHONE, आज हमारे पास वर्ड है फोन। फोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ये निकलता कहाँ से है, फोनस से, PHONOUS। इसका मतलब क्या होता था, साउंड पहले। तो अब हमारे पास वर्ड बन गया फोन। अब आप इससे आप बोलो टेलीफोन, ग्रामोफोन, या आप सिम्फनी, SYMPHONY, ये सारे वर्ड अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, फोन, है ना। तो फोन इज बेसिकली साउंड। ये फोनस ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक फोनस से निकला फोन, फोन से बन गया हमारे पास शब्द। तो ये एक स्टडी हो गई कि अच्छा ये शब्द ऐसे, जैसे टेली मतलब दूर, ये भी एक रूट वर्ड हो सकता है, ग्रीक या लैटिन भाषा का फॉर्म हो सकता है। तो इस तरीके से जब शब्दों को सीखा जाता है तो उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी ने कहा कैकोफोनस, एक और शब्द मुझे याद आया, कैको, CACO, फोनस, PHONOUS। अब ये ग्रीक भाषा शब्द कैकुस, और ये हो गया फोनस, PHONOUS। तो कैकुस मतलब होता है कैक्टस, CACTUS, कैक्टस। कैक्टस आपने देखे होंगे वो नागफनी वाले पेड़ जिसमें कांटे कांटे होते हैं, और फोनस मतलब साउंड, तो कांटों जैसी आवाज़ यानी कर्कश ध्वनि। तो कैकोफोनस, टेलीफोन, ग्रामोफोन, सिम्फनी, ये सारे वर्ड फोनस या फोन से निकले। ये इटिमोलॉजी हो गई, इसको कहते हैं शब्दों का अध्ययन। गॉट द आइडिया। अच्छा, इसका एंटोनिम मैंने नहीं लिखा, उसका कारण है कि इसका एंटोनिम नहीं माना जाता, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, यूलॉजी। ओके, यूलॉजी में कहना मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, यूलॉजी में लिखा जाता है। जितने भी राइटर्स हुआ करते थे राजाओं के, आपने सुना होगा ना, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, तो भाई तारीफ लिखी ना, राजा कैसा था। या जितने भी, हर राजा के पास उनके दरबार में एक अच्छा राइटर होता था, वो रोज तारीफ लिखता था, तो वो यूलॉजी लिखता था, या तारीफ में, प्रशंसा में रोज 2 शब्द बोलता था। राजा भी एक ऐसा हार निकाल के ये लो, एक अंगूठी निकाल के ये लो, वो रोज एक अंगूठी की व्यवस्था हो जाती थी उनकी, एक आध हीरे वीरे की व्यवस्था होती रहती थी, रोज 1-2 तारीफ में बोल देते थे वर्ड। तो राजा के लिए क्या करते थे, ईयोलॉजी करते थे, तारीफ, प्रशंसा, ईयोलॉजी करना। और इसका जो ऑपोजिट है वो होता था अटैक, यानी हमला कर देना, किसी को कूट पीट देना, मतलब अच्छा नहीं बोलना, शब्दों के कटाक्ष, तीर चला देना। ठीक है, तो ये हो जाता है एंटोनिम, अटैक। चलिए नेक्स्ट, एनीवेज द वर्ड इज नॉट टफ, बस याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वर्ड इज यूफिमिज्म। ओके, माइल्ड वर्ड रिप्लेसिंग ऑफेंसिव वर्ड, मतलब बुरे शब्दों को अच्छे शब्दों से या हल्के और मीठे शब्दों से बदल दिया जाना। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैं, नरेंद्र मोदी का एक भाषण मुझे याद है, उन्होंने कहा आपके घर में कचरा वाला आता है,
तो हम बोलते कचरा वाला आया, तो क्या वो कचरा वाला है? उन्होंने कहा वो सफाई वाला है। हमें बोलना चाहिए सफाई वाला आया, ना कि कचरा वाला। कचरा वाला बोलना गलत है। वैसे ही हम क्या बोलते थे, जैसे विकलांग, अब विकलांग को हम क्या बोलते हैं? दिव्यांग। तो ये जो दिव्यांग बोलना जो शब्द है, विकलांग ना बोलकर, ये हो गया यूफिमिज्म। इसी को बोलते हैं यूफिमिज्म में कहना, बुरे शब्दों को अच्छे शब्दों से बदल देना। या इंग्लिश में हम कुछ बात करते हैं, जैसे मानसिक रूप से कोई चीज़, कोई व्यक्ति सही नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? मेंटली रिटार्डेड। पहले क्या बोलते थे? मेंटली रिटार्डेड। फिर मेंटली चैलेंज्ड या फिजिकली चैलेंज्ड हम ये बोलते थे। लेकिन अब हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड। मतलब वही वर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड हो गया, कोई व्यक्ति है वो है फिजिकली, PHYSICALLY, फिजिकली रिटार्डेड, RETARDED, रिटार्डेड, फिजिकली रिटार्डेड हो। ठीक, अब फिजिकली रिटार्डेड वर्ड बदल कर बन गया, या फिजिकली हैंडीकैप्ड भी कहते थे, HANDICAPPED, फिजिकली हैंडीकैप्ड। फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड बन गया फिजिकली, PHYSICALLY, फिजिकली चैलेंज्ड, CHALLENGED, फिजिकली चैलेंज्ड। फिर ये जो फिजिकली चैलेंज्ड है ना, अब हम इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंटली, DIFFERENTLY, डिफरेंटली एबल्ड। ये जो शब्द बदलते चले गए ना, यही हो रहा है यूफिमिज्म। फिजिकली हैंडीकैप्ड ना बोलकर फिजिकली चैलेंज्ड बोला, फिजिकली चैलेंज ना बोलकर डिफरेंटली एबल्ड बोल दिया। तो ये जो शब्द है ना, वो मतलब दूसरे तरह से वो व्यक्ति एबल है किसी काम को करने का, तो बजाय हैंडीकैप्ड बोलना अच्छा नहीं लगता। जैसे एक और आपको मैं शब्द बताऊं, लाइफ इंश्योरेंस। ये भी यूफिमिज्म का ही शब्द है। होता तो डेथ इंश्योरेंस है, लेकिन बोलकर सुनकर अच्छा नहीं लगता, तो लोग डेथ इंश्योरेंस ना बोलकर क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस सुन के बुरा नहीं लगता, लाइफ इंश्योर्ड हो रही है, वो तो मौत ही रही है, लेकिन बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस। तो ये इसका हो गया यूफिमिज्म, यानी किसी शब्द को अच्छे शब्द को, मतलब बुरे शब्द को अच्छे शब्द में बदल देना। अब इसका ऑपोजिट आप देखो, डाइफिमिज्म। डाइफिमिज्म, ठीक है, इसका मतलब होता है अच्छे शब्द को बुरे शब्द में कह देना, मतलब बुरा बना के कहना बजाय अच्छा कहने के। तो याद रखिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान रखना, DYSPHELMISM, ठीक है, स्पेलिंग पे खासा ध्यान रखिएगा। कई बार ये वर्ड आता है एग्जाम में, कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से देख लीजिए, स्लाइड को रोककर अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छे को बुरे शब्द से बदलना और बुरे को अच्छे शब्द से बदलना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, उफोरिया। ओके, उफोरिया एक बैंड है, म्यूजिकल बैंड, उनका भी नाम है उफोरिया। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सबके साथ अच्छा हो, किसी के साथ बुरा ना हो, ऐसी फीलिंग को बोला जाता है उफोरिया की फीलिंग। ये वेलबींग की फीलिंग है, उत्साह की फीलिंग है, किसी के साथ बुरा ना हो। उफोरिया में रहना, हमेशा उन्माद, खुशी, हैप्पीनेस में रहना, इन उफोरिया, इन ए स्टेट ऑफ इफोरिया। जो आपका माइंड है वो इस उफोरिया की स्टेट में है, ठीक है। जबकि ऑपोजिट में क्या होगा? मिजरी या डिप्रेशन। डिप्रेशन में जा रहे हो, अवसाद में जा रहे हो, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, लाइफ कहाँ जा रही है, ठीक है। एक स्टेज है, अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्ट्रैक्ट हुई है, कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे मैसेज कर देते हैं, सर कब वैकेंसी आएगी, कब क्लास ओपन होगी, क्या करें, पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा, उत्साह तो जीरो हो गया है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। मैं उन सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि वो वोकैबुलरी पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा होगा सर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन नहीं, इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रखो, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डिप्रेशन में आना? देखो, कोरोना है, एक महामारी है, वैश्विक महामारी, सभी जगह इसका असर है, एक पर्टिकुलर आप इससे ग्रसित नहीं हो। अगर नुकसान हो रहा है तो सबका हो रहा है, पहली चीज़। मैं खुद भी आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, अब मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अपने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा दूँ। लॉस सबका है, मेरी भी क्लासेस कम से कम 4-5 महीने से ओपन नहीं हुई हैं, स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी टूट गई है, लेकिन हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे पढ़ाने का शौक है, स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं, वो मिस कर रहे होंगे उनकी स्टडी, मैं उन तक पहुंचूं। वो चाहे लाइक का बटन दबाएं, चाहे मुझे कमेंट लिखें और चाहे ना लिखें, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहा है कम से कम उसको तो पढ़ा दूं। तो ये मेरे लिए एक एंजॉयमेंट की फीलिंग है। आपके लिए भी ये होना है कि यार मुझे मोटिवेट रहना है, मेरे एग्जाम आएंगे,
जिस दिन आएंगे उस दिन मैं एग्ज़ाम एक बार में क्रैक कर लूँगा, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा। अपना शेड्यूल वैसा ही बनाइए, वही ट्रैक सूट वही जूते पहन के फिर से रनिंग करने निकल जाइए जो आपने कई दिनों से बंद करके रख दिए हैं। न जाने आपने कब से सुबह जल्दी उठना कम कर दिया है। जैसे आप जल्दी उठते थे, टाइम पर खाना खाते थे, टाइम पर जो काम करते थे, दौड़ दौड़ कर भाग कर क्लास पहुंचते थे, पढ़ाई करते थे, वो सब फिर से शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्लास नहीं आ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने टाइम पर उठ जाइए, किताब खोल के बैठ जाइए, एक एनर्जी के साथ, एक जुनून के साथ। लाइफ अपग्रेडेशन मांगता है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ठीक है, हम हर चीज़ को अपडेट करते हैं, तो अपने माइंड को अपडेट करने की कोशिश कीजिए। सारे खिड़की दरवाजे जो आपने बंद कर दिए हैं नेगेटिव थॉट से, आपने नहीं किए तो दूसरों ने दे दिया आपको, उन सब को आप फ्रेश एयर आने दीजिए, एयर वेंटिलेशन चालू करिए और कोशिश करिए कि इस बार इतनी बेहतरीन पढ़ाई करेंगे, अच्छा टाइम मिल गया, बल्कि कि आपके ये टाइम मिल गया घर में आपको, कि आप घर में हो, जो आप इतना डिस्टरबेंस था वो नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो। थोड़े दिन की और बात है, वैकेंसी आएगी, क्लासेस ओपन होंगी, हम सब अपनी लाइफ में रिटर्न हो जाएंगे और फिर से उतनी उत्साह के साथ हम एक बार फिर जुड़ेंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप मेरे YouTube चैनल पे मेरे साथ नहीं, आपके जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सब के साथ जुड़िए। आखिर वो सब के लिए भी, मेरे लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म है YouTube पे, मैंने नहीं पढ़ाया पहले। ऑनलाइन पढ़ाने की मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पहले नहीं पढ़ाया। और भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, टीचर्स हैं जिनकी क्लासेस चलती थी, वो अभी भी हैसल परेशान हैं कि सर ऑनलाइन क्लास कैसे स्टार्ट करें, उन्होंने भी नहीं पढ़ाया। कई टीचर्स तो ऐसे हैं जिनको वीडियो बनाते भी नहीं बन रहे हैं। तो क्या वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन में चले जाएंगे? नहीं, कोई डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वक्त बदल जाएगा, थोड़े दिन की प्रॉब्लम है। हम फिर से एक बार फिर मिलेंगे और बढ़िया तैयारी करेंगे। लेकिन जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आप मेरे YouTube चैनल पे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थोड़ा सा मैं भावुक हो गया इस वर्ड को बताते हुए, लेकिन ये ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार मैं इनको कैसे मोटिवेट कर पाऊँ। कई बार सोचता हूँ एक अलग से वीडियो बना के मोटिवेशनल उनको बोलूँ, लेकिन ठीक है, इस वर्ड के थ्रू ही मैं अपनी बात आप तक रख पा रहा हूँ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि मेरी बात आप तक पहुँचे और आप उसी उत्साह, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ एक बार फिर से शुरू हो जाइए, क्योंकि वक्त आपका है। आप जीतोगे, आज नहीं तो कल जीतोगे ज़रूर। हार्ड वर्क हमेशा एक दिन सफलता की सीढ़ी तक आपको पहुंचा देगी। आप कभी कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से या वैकेंसी की वजह से या क्लास बंद होने की वजह से, किसी भी अन्य कारण से डिप्रेशन में ना जाएं और नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। कोई ये भी बोलता है अरे अब क्या होगा, रहने दो, उससे दोस्ती कम कर दो, वो आपके जीवन को और परेशान कर रहा है। उससे बेहतर है आप पॉजिटिव रहो, सिर्फ पॉजिटिव रहने की कोशिश करो और रोज़ एक आध दो मोटिवेशनल वीडियो जिसके देखना है उसके देखो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, बढ़िया गाने सुनिए, एनर्जी से भरपूर गाने सुनिए और अपनी किताब खोलिए, फिर से पढ़ने बैठ जाइए। उन्हीं सभी रूल्स को एक बार फिर से रिवाइज करिए, याद हो जाएंगे। पेपर जिस दिन आएगा उस दिन सबका भला होगा, मेरी आपको यही सलाह होगी। चलिए, अब मैं और नहीं बोलता, क्योंकि फिर वो टीचर वाले गुण जो है ना वो निकलने लगते हैं अंदर से, जो क्लास में कई बार हो जाता था। आधे आधे घंटे के मोटिवेशनल लेक्चर हो जाते थे, थोड़ा ऑनलाइन में वो कनेक्टिविटी कम हो गई है इस वजह से। चलिए एनीवेज आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया मतलब मर्सी किलिंग, यानी दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु। कोई एक व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो गई है और डॉक्टर भी जानता उसका इलाज नहीं है, तो मरीज़ कई बार बोलता है कि भाई आप मुझे कोई ऐसी इंजेक्शन दे दो कि अपन तो दूसरे ग्रह पहुंच जाए, मैं कितना कष्ट झेल नहीं पा रहा हूँ। तो डॉक्टर, हमारे इंडिया में तो खैर ये नियम कानून नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में है ज़रूर, तो वहाँ पर ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है और जो मरीज़ होता है वो एक पेनलेस मौत मिल जाती है उसको, उसके कष्ट नहीं होता, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे कहते हैं यूथनेशिया। ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी गुजारिश, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड थी। ऋतिक रोशन वाज आस्किंग यूथनेशिया इन दैट मूवी। इसे कहते हैं मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु। और इसका एंटोनिम देखो, डायस्थेनेशिया। डायस्थेनेशिया का मतलब होता है जिसमें इच्छा मृत्यु की बात नहीं होती, उसमें इंसान बीमार होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, लेकिन उसको मेडिकल इक्विपमेंट से या मेडिकल टेक्नोलॉजी से उसको जीवित रखा जाता हो, डेथ नहीं होने दी जाती हो तो उसे डायस्थेनेशिया कहते हैं, और मृत्यु दे दी जाती हो तो यूथनेशिया कहते हैं। दोनों वर्ड में याद रखना, इसकी स्पेलिंग ज़रूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार इन वर्ड्स की स्पेलिंग भी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड।
ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड एंड द टाइम ऑफ द क्वेश्चन मैंने ये कल आपको दिए थे और इसके आंसर पूछे थे। तो देखते हैं एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है किसी भी दिशा में भटक जाना, ऐसे जाते हुए ऐसे चले जाना, ऐसे चले जाना, ऐसे चले जाना। तो डेविएशन वही फॉर्म है, जस्टिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन, हमको ढूंढना था इसका एंटोनिम। तो रैशनल जो है ना वो बिल्कुल सही चलने वाली बात करता है, रैशनैलिटी। सिटाडेल यानी किला, मेंशन, पैलेस, फोर्ट्रेस, तीनों किले या हवेली का रूप है, जबकि मेट्रोपोलिस एक खंबे को बोला जाता है इसीलिए। और स्टर्न यानी होता है मजबूत, इसका ऑपोजिट होता है लीनियंट। तो आंसर हो गया 3, 3, 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट द आइडिया? चलिए, और आज के वोकैबुलरी, आज के क्विज के बारे में हम बात करेंगे कि आज कौन सा पेपर है आपका। ये वर्ड है एंटोनिम, एसएससी में पूछे हुए शब्द। इसके आंसर मुझे आप फटाफट मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ज़्यादा दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपके लाइक की मुझे ज़रूरत नहीं होती, मैं नहीं कहता आप बहुत लाइक करो मत करो, आपकी इच्छा, बटन दबाने की इच्छा हो दबाइए, नहीं दबाने की इच्छा हो मत दबाइए। पर मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, आप इस वीडियो को शेयर बहुत करिए, स्टूडेंट्स तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। कनेक्टिविटी अभी कम है, क्लास नहीं ओपन हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं जितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक जिनको नहीं पता है कि मैं रेगुलर वोकैबुलरी पे वोकैब पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, उन तक मेरी बात पहुँच जाए। और जो भी लोग ऑनलाइन टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं मैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए, 7692846703। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आई एक्सप्लेन यू कि आपको ऑनलाइन टेस्ट पेपर जेल प्रैरी एमपीएसआई के कैसे अवेल होंगे और उसके वीडियो लेक्चर आपको कैसे मिलेंगे। ठीक, चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक की टाटा बाय बाय। और हाँ, एनर्जी से भरपूर स्टूडेंट्स मुझे चाहिए, डिप्रेशन की कोई ज़रूरत आपके जीवन में नहीं है। चलिए बाय बाय।